पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। तो राइटर की एक्सटेंशन होती है ओडीटी। और अगर आपने मेरे वन शॉट वीडियोस देखे हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आसान लगेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द यूज ऑफ स्टाइल्स इन राइटर विद एन एग्जांपल। तो आपको स्टाइल्स के बारे में समझाना है। स्टाइल क्या होती है? फॉर्मेटिंग का एक कलेक्शन होता है जिसको हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी एलिमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट पे, पेज पे, फ्रेम्स पे, पैराग्राफ पे, टेबल पे। ठीक है। तो क्या होता है स्टाइल? एक कलेक्शन होता है फॉर्मेटिंग का। चलिए देखते हैं। स्टाइल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन विच यू वांट टू सेव एंड देन अप्लाई ऑन द डॉक्यूमेंट। ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक स्टाइल है, जैसे मैंने उसका नाम रख दिया टाइटल स्टाइल, जिसमें साइज मैंने 12 रखा, फॉन्ट रखा मैंने बुकमैन ओल्ड स्टाइल, वेट रखा मैंने बॉर्डर, अलाइनमेंट रखा लेफ्ट। तो ये सारे फॉर्मेट्स हम अगर एक ही जगह सेव कर दें और सिंगल क्लिक में अपना काम हो जाए मेरा, तो उसके लिए मैं काम किसका यूज करूंगा? स्टाइल्स का। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टाइल कैटेगरीज आर प्रेजेंट इन राइटर। तो 6 कैटेगरीज होती हैं। चलो उनके नाम भी देख लेते हैं। पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल एंड टेबल स्टाइल। ठीक है। चलिए केवल आपको यहाँ पे 2 कैटेगरीज को डिस्क्राइब करना है, मतलब आनी तो आपको सारी की सारी चाहिए, लेकिन फिलहाल ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको उनमें से 2 कैटेगरीज को डिफाइन करना है। तो पेज स्टाइल को समझ लेते हैं। पेज स्टाइल पेज के अंदर आने वाली सारी चीजों को कवर करती है, जैसे कि पेज का साइज, मार्जिन, प्लेसमेंट ऑफ हेडर एंड फुटर, फुटनोट, बॉर्डर और बैकग्राउंड। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में आप एक से ज्यादा पेज स्टाइल्स को यूज कर सकते हो। और इफ अ पेज स्टाइल इज नॉट स्पेसिफाइड राइटर यूजेस द बिल्ट इन डिफॉल्ट पेज स्टाइल। तो क्या कहते हैं कि जब आप कोई पेज स्टाइल को नहीं अप्लाई करते हो अपने डॉक्यूमेंट में, तो बाय डिफॉल्ट एक स्टाइल उसमें ऑलरेडी लगी हुई होती है, जो कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपका होता है ना, वो भी अपने आप में एक स्टाइल का सेट होता है। चलिए नेक्स्ट है पैराग्राफ स्टाइल्स। तो पैराग्राफ के अंदर जो जितनी भी चीजें हमारे पास आती है, जैसे कि बॉर्डर हो गया, ठीक है, और अलाइनमेंट हो गया, तो ये सारी चीजें, लाइन स्पेसिंग हो गया, तो टैब स्टॉप, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग एंड बॉर्डर आपका पैराग्राफ स्टाइल्स के अंदर आता है, और इसके अंदर कैरेक्टर स्टाइल वाली चीजें भी कवर होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको 4 एडवांटेजेस बताने हैं स्टाइल्स के। तो क्या क्या एडवांटेज होते हैं? अवॉइड इनकंसिस्टेंसी इन फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर रहे हो, तो वहां पे जब सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग चेंजेस लगाते हो तो डॉक्यूमेंट आपका कंसिस्टेंट दिखता है। तो इनकंसिस्टेंसी को आप अवॉइड कर सकते हो। आप टाइम और एफर्ट को कम कर सकते हो। मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस को आसान कर सकते हो। और आपका जो फोकस है ना, वो डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस पे ना जाके कंटेंट पे जाएगा, अगर आपने अच्छे से स्टाइल्स को यूज किया है तो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कैटेगरी ऑफ स्टाइल्स रिक्वायर द टेक्स्ट टू बी सेलेक्टेड टू अप्लाई द स्टाइल। तो अगर हमें स्टाइल को अप्लाई करना है, तो हमें क्या करना होता है? उस पर्टिकुलर जगह पे अपने पॉइंटर को लेके जाना होता है, अपने कर्सर को, और हम स्टाइल को अप्लाई कर देते हैं। लेकिन केवल एक स्टाइल ऐसी है जिसको अप्लाई करने के लिए हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट भी करना पड़ता है, तो वो स्टाइल हमारी होती है कैरेक्टर स्टाइल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन स्टाइल मेन्यू। तो स्टाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? F11। ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। डिफॉल्ट फिल्टर कौन सा होता है? जब भी हम स्टाइल मेन्यू को ओपन करते हैं तो एक फिल्टर उसमें लगा होता है स्टाइल्स का, तो उसको बोलते हैं हायरार्किकल फिल्टर। और आप उस फिल्टर को चेंज भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट यही वाला होता है। नेक्स्ट यूज ऑफ फिल फॉर्मेट इन राइटर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ है बोर्ड ने, और हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए, रिपीट हो जाए, क्योंकि हर साल आता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो फिल फॉर्मेट क्या होता है? इसकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट में एक स्टाइल को जगह जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, जैसे कि ये वाला। तो इससे मुझे कोई भी स्टाइल पहले यहाँ पे अप्लाई करनी है, फिर यहाँ पे अप्लाई करनी है, फिर यहाँ पे अप्लाई करनी है, इतने इतने एरियाज में। तो स्कैटर्ड एरियाज में एक ही स्टाइल को अप्लाई करने के लिए हम फिल फॉर्मेट मोड का यूज करते हैं। आइए समझते हैं इसको एक बार। So method is useful when same style is to be applied at many places scattered in the document. Fill format can be used to style scattered pages, frames, tables, list, paragraph और characters. तो इन सारी चीजों के लिए हम fill format का यूज कर सकते हैं। Used to apply a style on words present at different locations in the document, ठीक है, without going to each word separately and apply it on each word. तो अगर हमें किसी स्टाइल को एक ही साथ जगह जगह पे अप्लाई करना है, और हमें ये नहीं करना कि मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फिर मैं स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पे गया, स्टाइल मेन्यू पे गया, वहां पे जाके स्टाइल अप्लाई की,
फिर से टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फिर से स्टाइल अप्लाई की, फिर से टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फिर से स्टाइल अप्लाई की। तो मुझे ये काम नहीं करना, मैं केवल फिल फॉर्मेट मोड का यूज करूंगा और जहां जहां मुझे अप्लाई करनी है मैं एक साथ अप्लाई कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट है स्टाइल मेन्यू के अंदर वो कौन सा बटन है दैट इज यूज्ड टू क्रिएट और मॉडिफाई स्टाइल्स। तो स्टाइल एक्शन वाला जो बटन है उसकी हेल्प से हम स्टाइल्स को क्रिएट या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप कांट बी यूज्ड टू क्रिएट। कौन सी स्टाइल है जिसको क्रिएट करने के लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज नहीं कर सकते? आंसर है पेज स्टाइल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन एनी टू वेज टू इंसर्ट एन इमेज। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? पहला हो गया कॉपी पेस्ट, दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप, तीसरा इंसर्ट मेन्यू। तो पहला देख लो ड्रैग एंड ड्रॉप है यहाँ पे, तो आपको जो सोर्स है इमेज का, जो भी लोकेशन है इमेज की, वहां से ड्रैग करना है और जहां भी डॉक्यूमेंट में आपको लेके आना है वहां पे आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। कॉपी पेस्ट में क्या है कि आप कॉपी कीजिए इमेज को, डॉक्यूमेंट में लाके पेस्ट कर दो, सिंपल। ठीक है, सो कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है। तीसरा क्या है, आप इंसर्ट मेन्यू का यूज करके भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। चौथा भी एक तरीका है, आप इमेज को लिंक भी कर सकते हो विदाउट इंसर्टिंग इट। चलिए नेक्स्ट है एडवांटेज बताना है आपको ऑफ लिंकिंग एन इमेज। तो इमेज को लिंक करने का क्या एडवांटेज होता है? तो देखिए, इफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम इमेज आर रिक्वायर्ड टू बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट, इट इज बेनिफिशियल टू सेव द लिंक ऑफ द इमेज इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग द इमेज। अगर आपको इमेज की मल्टीपल कॉपीज अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है, पहले पेज में भी है, फिर पांचवें पेज में फिर से सेम इमेज है, तो एक ही इमेज जब आप बार बार यूज कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप क्या करोगे, उसको लिंक कर दोगे। लिंक करने का फायदा ये हो जाएगा कि आपका जो स्टोरेज है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट का साइज कम हो जाएगा, क्योंकि वो इमेज को एक्चुअली स्टोर नहीं करता है, वो इमेज का रेफरेंस स्टोर करता है, इमेज का लिंक स्टोर करता है। ठीक है, समझ में आया? तो क्या होता है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट को कहीं भी लेके जाते हो तो उसके साथ साथ वो इमेज की एक ही फाइल जाती है, मल्टीपल कॉपीज नहीं जाती है। ठीक है, तो इस तरह से लिंकिंग में एडवांटेज होता है हमें। सो इंसर्टिंग अ लिंक स्टोर्स इट रेफरेंस इंस्टेड ऑफ द इमेज, thereby reduces the size of the document because actual image is saved only once as a separate file along with the document। तो केवल एक ही बार वो इमेज सेव होता है और उसको हम लिंक कर देते हैं जगह जगह पे। आगे एक्सप्लेन एनी 4 टूल्स ऑफ द इमेज टूल बार। तो इमेज टूल बार में आपको कोई भी 4 टूल्स एक्सप्लेन करने। तो बहुत सारे टूल्स वहां पे अवेलेबल होते हैं, क्रॉप भी होता है, फ्लिप भी होता है, रोटेट भी होता है। चलिए समझते हैं। देखो फ्लिप हॉरिजॉन्टली क्या करता है, इमेज को हॉरिजॉन्टली 180 डिग्री से फ्लिप कर देता है। एक फ्लिप वर्टिकली नाम का भी होता है, जो कि इमेज को 180 डिग्री ही वर्टिकली फ्लिप कर देता है। ठीक है, तो दो तो ये हो गए। उसके बाद तीसरा रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट, तो इमेज को 90 डिग्री लेफ्ट रोटेट कर देगा। एक होता है रोटेट 90 डिग्री राइट, तो वो इमेज को 90 डिग्री राइट की तरफ रोटेट कर देगा। 4 हो गए, कोई बात नहीं, और थोड़े देख लेते हैं। ठीक है, फिर है रोटेट, तो इसको आप किसी भी एंगल से रोटेट कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, आप किसी भी इमेज को ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, उसमें परसेंटेज की वैल्यूज डाल के। आप मतलब जितनी परसेंटेज डाल बढ़ाते जाओगे उतना ही इमेज और ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। आगे कलर होता है, इसमें आप रेड ग्रीन और ब्लू वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, यानी कि आरजीबी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। उसके साथ साथ ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और गामा वैल्यूज को भी आप चेंज कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको 6 ऑप्शंस मिलते हैं। तो 6 कैटेगरीज को आप मॉडिफाई कर सकते हो किसके अंदर, कलर के अंदर, रेड ग्रीन ब्लू, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और गामा। ठीक है, चलिए। और इमेज फिल्टर्स करके भी एक टूल होता है इमेज टूल बार में, उसकी बात करेंगे आगे, क्वेश्चन है उसका भी। देखो आ गया, हाउ मेनी इमेज फिल्टर्स आर देयर, एक्सप्लेन एनी 4। तो टोटल 11 फिल्टर होते हैं हमारे पास, 4 हमको एक्सप्लेन करने हैं तो कर देते हैं। देखो स्मूथ क्या है, ये आपके इमेज के कॉन्ट्रास्ट को सॉफ्टन कर देता है। शार्पन कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता है। रिमूव नॉइज क्या करता है, सिंगल पिक्सल्स को रिमूव कर देता है इमेज से। और पोस्चराइज क्या करता है, नंबर ऑफ कलर्स को कम करके पिक्चर को एक पेंटिंग की तरह शो कर देता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए इमेज फिल्टर्स। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ रिसाइजिंग आपको समझाना है राइटर के अंदर। तो जब भी कोई इमेज या फिर कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट मैंने इंसर्ट किया, उस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, उसको जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो उस पे 8 हैंडल्स बन जाते हैं अपने आप। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से 8 हैंडल्स बन जाते हैं। और जैसे ही मैं किसी भी हैंडल पे अपना माउस का पॉइंटर लेके जाता हूँ, तो वो कुछ इस तरह से डबल हेडेड एरो बन जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंटिंग एरो बन जाता है या फिर रिसाइजिंग एरो बन जाता है। इसकी हेल्प से हम डॉट्स को इनको ड्रैग करते हैं। जैसे मैंने इसको ड्रैग करके थोड़ा सा इधर खींच दूंगा, तो ये जो मेरा इमेज है वो इस तरह से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप इमेजेस को रिसाइज करते हो अपने लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर।
इसको लिखेंगे कैसे वो भी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल कुछ पॉइंट्स रिसाइजिंग के जो आप समझ लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है। उसके बाद आप अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों को एक साथ चेंज करना चाहते हो तो आप कॉर्नर वाली हैंडल्स को यूज करो। बहुत ही बेसिक चीज है। कॉर्नर वाली हैंडल से आप लेंथ और ब्रेथ दोनों को एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको केवल लेंथ या फिर केवल ब्रेथ चेंज करनी है तो आप ये एज वाले हैंडल्स का यूज करोगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। अगर आपको स्केल्ड रिसाइजिंग करनी है, स्केल्ड यानी कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो बना रहे, तो आप शिफ्ट की को दबा के रखो और फिर ड्रैगिंग करो तो आपकी रिसाइजिंग स्केल्ड होगी। चलिए समझते हैं। तो रिसाइजिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और एनलार्जिंग द साइज ऑफ इमेज। ठीक है, क्लिक करिए आप इमेज पे और देख सकते हो 8 रिसाइजिंग हैंडल्स आएंगी। आप अपने पॉइंटर को लेके आइए, पॉइंटर का शेप चेंज हो जाएगा। उसके बाद ड्रैग कर दीजिए, माउस बटन को रिलीज कर दीजिए जब भी आप सेटिस्फाई हो जाए अपने साइज के अकॉर्डिंग। तो कॉर्नर हैंडल से आप बोथ विड्थ एंड हाइट को चेंज कर सकते हो एक साथ, और बाकी जो 4 हैंडल्स है जो एजेस पे हैं उनसे आप एक बार में एक ही डायमेंशन को चेंज कर सकते हो। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिलीटिंग एन इमेज कैसे डिलीट करते हैं भाई? तो क्या करना है आपको? जस्ट सेलेक्ट द इमेज बाय क्लिकिंग ऑन द इमेज एंड प्रेस डिलीट की। तो आप इमेज में जस्ट क्लिक कीजिए, वो इमेज सेलेक्ट हो जाएगा और कीबोर्ड में डिलीट का बटन होता है, उस पर आप दबा दीजिए, इमेज डिलीट हो जाएगा। चलिए, हाउ डू यूज व्हाट वुड यू यूज टू क्रिएट फ्लो चार्ट्स और लोगोस? तो अगर आपको राइटर के अंदर फ्लो चार्ट या फिर लोगो बनाना है तो क्या यूज करेंगे आप? क्या यूज करेंगे? ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद यूजिंग डैश ऑब्जेक्ट कैन बी मूव्ड, रिसाइज, एडिटेड एंड रोटेटेड। तो जो आपका ड्राइंग ऑब्जेक्ट है उसपे आपको कोई चेंजेस करने हैं, जैसे कि उसको कहीं लेके जाना है, रिसाइज करना है, एडिट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ड्राइंग टूल्स, जो कि हमारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ड्राइंग टूल्स की हेल्प से हम इमेज को सॉरी ऑब्जेक्ट को रोटेट, रिसाइज ये सब कर सकते हैं। चलिए, डिफाइंड सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। तो जब भी हम कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कोई स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया। तो जब भी हम कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हम उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज को सेट कर सकते हैं कि भाई जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसका कलर होना चाहिए ब्लैक, ठीक है, उसका बॉर्डर ये होना चाहिए। तो इन सब चीजों को हम कैसे सेट करते हैं और क्यों करते हैं? सो व्हेन प्रॉपर्टीज आर मॉडिफाइड बिफोर क्रिएशन इट इज नोन एज सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यू। समझ में आ गया होगा? To work on properties, you can use tools from the toolbar and change the desired aspect of the object. तो आप अपने ड्राइंग टूलबार से जो भी टूल को चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रॉपर्टीज पे काम कर सकते हो। नेक्स्ट है स्केल रिसाइजिंग के लिए अभी मैंने बताया था कि शिफ्ट की का हम यूज करते हैं, होल्ड शिफ्ट की व्हाइल ड्रैगिंग द रिसाइजिंग हैंडल्स। चलिए, यूज ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स का क्या यूज है? तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास 2-3 ऑब्जेक्ट हैं, ये मेरा रेक्टेंगल हो गया और ये मेरा एक सर्कल हो गया। अगर मैं इन दोनों को ग्रुप कर देता हूँ तो ग्रुप करने से फायदा क्या है? इनकी रिसाइजिंग, रोटेशन, सारी चीजें एक साथ चेंज होंगी। यानी कि अगर मैं इस रेक्टेंगल को उठा के कहीं और ले जाऊंगा ना तो ये सर्कल भी साथ में हो जाएगा, मतलब ये दोनों मिलके एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। तो अगर मैं केवल रेक्टेंगल पे क्लिक करके इसको उठा के लाया तो इस तरह से पूरा का पूरा दोनों ऑब्जेक्ट उठ के आएंगे, क्योंकि ये एक एंटिटी की तरह काम कर रहे हैं अब। ठीक है, तो इसका फायदा क्या हुआ? इसकी हेल्प से हम लोगो वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो LibreOffice Writer allows grouping shapes to behave as single entity without affecting their size and position. ठीक है, once grouped, all shapes belonging to that group become its member and change applied to one member works on all. तो आप किसी भी एक मेंबर पे कोई भी चेंज करते हो तो सभी पे अप्लाई होता है, क्योंकि वो एक ग्रुप का हिस्सा है। ग्रुपिंग होती कैसी है राइटर में? बहुत ही आसान है। अरे भाई डरो मत इतनी लंबी चौड़ी स्टेप्स को देख के, और कमेंटें पूछना बंद कर दो भैया स्टेप्स आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ना कवर। जो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं, उसी के लिए तो मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टेप्स वाले क्वेश्चंस भी कवर किए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि स्टेप्स बहुत कम आते हैं एग्जाम्स में। देखो पिछले साल एक क्वेश्चन आया था स्टेप का, और उससे पहले 3 साल तक 4 साल तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया था कभी स्टेप का। लेकिन अब स्टेप्स के क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं, चांसेस हैं, क्योंकि उन्होंने सैंपल पेपर्स में भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो स्टेप्स के। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आप कर लीजिए, जो कि मैं करा रहा हूँ इतने वो तो कर लीजिए कम से कम। ठीक है, चलिए। तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं समझते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक दो ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिनको ग्रुप करना है,
पहले उनको इंसर्ट कर लो अपने डॉक्यूमेंट में, उसके बाद शिफ्ट की दबा के रखो और सबको सेलेक्ट करते जाओ। तो जैसे ही आप शिफ्ट की को दबा के रखते हो, इनको सेलेक्ट करते हो, तो क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप सेलेक्ट करते हो तो उसके चारों तरफ हैंडल्स बन के आते हैं, ठीक है, इस तरह से 8 हैंडल बन के आते हैं। लेकिन जब आप शिफ्ट की को होल्ड करके इनको सेलेक्ट करोगे ना, तो इनका एक ग्रुप टाइप बन जाएगा और इस तरह से इनका जो हैंडल्स है ना, इन दोनों के कंबाइंड हैंडल्स आपको दिखने लग जाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब समझ रहे हो, अब इन दोनों का एक ग्रुप बन गया है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करते जाओगे, उन पूरे ओवरऑल एक उनका ग्रुप बन जाता है। फिर आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है, इन पे आप करोगे राइट क्लिक, उसके बाद ग्रुप का ऑप्शन अवेलेबल होता है, उसके अंदर फिर से एक ग्रुप का ऑप्शन अवेलेबल होता है, इस तरह से आप ग्रुपिंग कर सकते हो। दूसरा एक और तरीका होता है ग्रुपिंग का, जो कि अब हम देखते हैं, ठीक है। तो वहां तक तो सेम रहेगा आपका कि शिफ्ट की को दबा के रखो, सबको सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट मेन्यू पे जाके ग्रुप पे क्लिक करना है, अगेन ग्रुप पे क्लिक करना है, या फिर आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। एक और तरीका होता है कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार जो आपका होता है ना, उसके अंदर भी आपका ग्रुप टूल अवेलेबल होता है, तो वहां से भी आप इसको कर सकते हो। तो आपका जो ग्रुप ऑप्शन है ये वाला, इसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ग्रुप, अनग्रुप, एंटर ग्रुप एंड एग्जिट ग्रुप। तो मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ग्रुप ऑप्शन के अंदर जो 4 ऑप्शन अवेलेबल है, तो उनके क्या क्या नाम है। तो ग्रुप अनग्रुप ये एमसीक्यू बन सकता है, गारंटी नहीं है भाई। देखो कोई, मैं पेपर लीक करने नहीं आया हूँ, ठीक है, आप ये भी कमेंट करना बंद कर दो, भैया पेपर लीक कर, अरे पेपर कैसे लीक कर दूंगा यार मैं, कैसे, ठीक है, मतलब ठीक है, आप ये बोले कि भैया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो जो कि आपको लग रहा है कि आ सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट है। पेपर लीक जैसी कोई चीज नहीं होती है। हाँ, तो चलिए, तो ग्रुप ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जो कि एमसीक्यू में आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो कि ग्रुप है, अनग्रुप है, एंटर ग्रुप एंड एग्जिट ग्रुप, ठीक है। तो दीज ऑप्शंस आर आल्सो प्रेजेंट इन द ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार, ये आपके ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार में आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक और चीज है कि आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप अनग्रुप कैसे करोगे। तो अनग्रुप के लिए सेम स्टेप्स रहेंगी, क्या स्टेप्स रहेंगी, ये वाली तो नहीं रहेंगी, खैर यहाँ से आपको क्या करना है, फॉर्मेट मेन्यू पे जाके ग्रुप पे क्लिक करना है और अनग्रुप का ऑप्शन होगा, उस पे क्लिक कर देना है। समझ में आ गया ना, मतलब सिर्फ आपको उस पूरे ग्रुप को सेलेक्ट करना है एक बार में, क्योंकि जब आपका ग्रुप पहले से ही बना हुआ है ना, तो आप एक बार क्लिक करोगे ना तो पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप में, ठीक है। फिर आपको शिफ्ट की दोबारा ये सब नहीं करना होता, अगर पहले से ग्रुप बना हुआ है तो एक बार क्लिक करोगे पूरा ग्रुप सेलेक्ट है, फॉर्मेट मेनू पे जाओ, ग्रुप पे क्लिक करो और फिर अनग्रुप पे क्लिक कर दो, या फिर राइट क्लिक करो, ग्रुप पे क्लिक करो, फिर अनग्रुप पे क्लिक करो। समझ में आ गया ना, तो इस तरह से आप अनग्रुप कर सकते हो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को। चलिए, डिफाइन अरेंजमेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक अरेंजमेंट, अलाइनमेंट, टेक्स्ट रैपिंग और एंकरिंग, चारों ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से तो पक्का आने वाला है क्वेश्चन एक, ठीक है। तो अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ द करेंट ड्राइंग ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द अदर ड्राइंग और टेक्स्ट। तो एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो रिलेशन है, उसको डिस्क्राइब करता है हमारा अरेंजमेंट। सो द ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार कंसिस्ट ऑफ द अरेंजमेंट टूल्स। तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार में आपके पास अरेंजमेंट के टूल्स होते हैं, 6 टूल्स आपके पास होते हैं, जिससे कि आप अरेंजमेंट का प्रयोग कर सकते हो। सो कौन कौन से टूल होते हैं अरेंजमेंट के अंदर, ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड वन, बैक वन, सेंड टू बैक, टू फोरग्राउंड, टू बैकग्राउंड। आपको ये समझ में आ रहा है ना अरेंजमेंट का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, एक जैसे मैं यहीं पे, जैसे मैंने आपको पीपीटी बना के दिखाई है वाली, तो एक तो ये मेरा सर्कल है और एक यहाँ पे एक लाइन है। आप देख सकते हो ध्यान से, अगर आप देखोगे यूट्यूब में तो जूम भी रहता है, थोड़ा जूम करके देखो कि जो सर्कल है ना वो थोड़ा ऊपर है और लाइन पीछे है। तो इनको हम जब अरेंज करते हैं ना कि लाइन पीछे जानी चाहिए, सर्कल बाहर आना चाहिए, तो इसको हम अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ब्रिंग टू फ्रंट है, फॉरवर्ड वन है, बैक वन है, सेंड टू बैक है, टू फोरग्राउंड, टू बैकग्राउंड। ये सारी चीजें अरेंजमेंट के अंदर आती है। चलिए, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट्स हमारे ओवरलैप कर रहे हैं तो हम तब इसका यूज करते हैं, यानी कि एक के ऊपर जब एक आ रहा है। नेक्स्ट, एंकरिंग की अगर हम बात करते हैं, एंकरिंग क्या होता है, एक हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, यानी कि एक एंकर पॉइंट होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा इमेज मूव करता है। फॉर एग्जांपल मैंने एंकर पॉइंट यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से वो बना होता है। उसके बाद अगर मेरा इमेज यहाँ पे है और यहाँ पे ये जो एंकर पॉइंट है ना, मैंने एक वर्ड के साथ सेट कर दिया, जैसे प्रतीक नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके साथ मैंने इस एंकर पॉइंट को लगा दिया।
अब प्रतीक नाम को मैं जहां भी लेके जाऊंगा, अगर यहाँ पे लेके आ गया मैं अपने नाम को, एंटर मार मार के नीचे ले आया, तो ये जो इमेज है ना वो भी इसी के अकॉर्डिंग, इसी के रेस्पेक्ट में नीचे यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इसको हम एंकरिंग बोलते हैं कि एक एंकर पॉइंट हम डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा रिलेटिव पोजीशन डिफाइन रहती है किसकी, इमेज की या फिर ऑब्जेक्ट की। So it is the reference point for image or drawing. Anchoring allows an image to retain its position to a page, paragraph, character or frame. Clicking on the downward arrow, you can observe that an image can be anchored to page, paragraph, character या फिर frame. ठीक है, तो आप एंकर पॉइंट को या फिर पेज पे रख सकते हो, पैराग्राफ पे, कैरेक्टर पे या फिर फ्रेम पे. So whenever a page, paragraph, character or frame is aligned, the anchored image moves along with it. तो अब जैसे ही उस एंकर पॉइंट को या फिर उस पर्टिकुलर पेज पर आपको मूव कराते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एंकर पॉइंट ही मूव करता है. आप एंकर पॉइंट को एज अ कैरेक्टर भी बना सकते हो. ठीक है, चलिए अलाइनमेंट की हम बात करते हैं. अलाइनमेंट में क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंकर. तो एंकर के रेस्पेक्ट में इमेज का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट जो होता है उसी को हम अलाइनमेंट बोलते हैं. ये आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार में इसके टूल्स मिल जाएंगे. तो आपके पास इसमें 6 टूल्स होते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल. चलिए नेक्स्ट है टेक्स्ट रैपिंग. ये भी इंपॉर्टेंट है. टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है कि हमारा जो इमेज है वो टेक्स्ट के साथ किस रिलेशन में है. फॉर एग्जाम्पल मेरा जैसे यहाँ पे इमेज लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट यानी कि वर्ड्स, लेटर्स जो हम लिखते हैं वो टेक्स्ट होता है. तो टेक्स्ट और इमेज कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे. तो कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि एक ऑप्शन ऐसा होता है कि टेक्स्ट जो है वो इमेज को चीरता हुआ ऊपर से जा रहा है. दूसरा एक ऑप्शन ऐसा होता है कि टेक्स्ट पीछे रह गया और इमेज उसके ऊपर आ गया. ऐसे भी ऑप्शन एक अवेलेबल होता है. एक ऐसा भी होता है कि एक साइड में एक पैराग्राफ की तरह हमारा इमेज काम कर रहा है और एक साइड में आपका टेक्स्ट चल रहा है. तो इस तरह से हम टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं. आइए इसको समझते हैं. प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन रिलेशन टू टेक्स्ट. ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग टूल्स आर अवेलेबल अंडर ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार. ठीक है, एक लाइन तो आपकी पक्की है कि टेक्स्ट रैपिंग टूल्स आर अवेलेबल इन ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार. अलाइनमेंट में भी लिख सकते हो कि अलाइनमेंट टूल आर प्रेजेंट इन द ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार. अरेंजमेंट में भी सेम लिख सकते हो. तो ये तो आप एक लाइन बना के आ सकते हो बहुत आराम से. 6 चॉइस आपके पास होती है, रैप ऑफ, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप लेफ्ट, रैप राइट और रैप थ्रू. तो ये सारे ऑप्शंस की हेल्प से आप टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हो. चलिए टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होती है, क्या होती है टेबल ऑफ कंटेंट. सो इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स दैट हैव बीन कवर्ड इन बुक. अरे यार, जो आपका किसी भी किताब का पहला पेज जो होता है कंटेंट्स बोल के, उसी को टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं. वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे. तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और सब टॉपिक्स जो होती है ना, जो कि बुक के अंदर हैं और पेज नंबर से लिखे होते हैं साथ में, तो वही हमारी टेबल ऑफ कंटेंट्स है. अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट्स का हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें. अरे इतना तो आपने चैप्टर पढ़ा ही होगा ना. ठीक है, चलिए. सो टेबल ऑफ कंटेंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है राइटर के अंदर. तो टेबल ऑफ कंटेंट्स की डेफिनेशन, ये तो थोड़ा सा मुश्किल है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि इसका हमारे सिलेबस से काफी कम लेना देना है. लेकिन ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि राइटर के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स का क्या रोल है. सो राइटर के अंदर आप एक ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में. यानी कि अब वो खुद से टाइप नहीं कर रहे हैं चैप्टर्स के नाम के, इस पेज पे ये है, इस पेज पे वो है. वो अपने आप ही चैप्टर्स के नाम को ले लेगा और आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बना के देगा, और ऐसी टेबल ऑफ कंटेंट्स बना के देगा कि आप चैप्टर के नाम पे क्लिक करें और आप उस पर्टिकुलर चैप्टर पे पहुंच जाए. तो ये भी फायदा होता है. सो द एंट्रीज और कंटेंट्स ऑफ दिस टेबल आर ऑटोमेटिकली टेकन फ्रॉम द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. अपने आप वो हेडिंग्स को ले लेता है. ऑल्सो दिस कंटेंट्स आर हाइपर लिंक्ड होते हैं, यानी कि अगर आप इसको क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे उस टॉपिक पे. ठीक है, चलिए. कितनी लेवल ऑफ हेडिंग्स राइटर सपोर्ट करता है, तो 10 लेवल ऑफ हेडिंग्स हमारा राइटर सपोर्ट करता है. 10 से ऊपर नहीं करता. लेवल ऑफ हेडिंग्स का मतलब है कि जैसे आपका चैप्टर नेम है, तो चैप्टर नेम तो हो गया आपका हेडिंग 1. ठीक है, ये होगी आपकी हेडिंग 1. उसके बाद चैप्टर, मान लो पहला चैप्टर आ गया, फिर आपका दूसरा चैप्टर आया, फिर दूसरा चैप्टर आया, तो आप बोलोगे हेडिंग 2 हो गई अभी. नहीं, ये भी आपकी हेडिंग 1 होगी, क्योंकि एक जैसी स्टाइल आपको अप्लाई करनी होती है. आपने किताब में देखा होगा कि आपका जो चैप्टर का नाम है, हर एक चैप्टर का नाम एक ही तरीके से लिखा होता है. हर एक चैप्टर का, ऐसा थोड़ी है कि पहले चैप्टर का नाम इतना बड़ा लिख देंगे, दूसरे का इतना छोटा. ऐसा थोड़ी होता है. हर एक चैप्टर का नाम एक ही स्टाइल में लिखा जाता है. ये जो हेडिंग 1 मैंने लिखा है ना, ये स्टाइल का नाम है. दिस इज स्टाइल का नेम. ठीक है, चलिए.
उसके बाद आपका कोई टॉपिक आया तो टॉपिक, तो इसको आप देंगे हेडिंग 2। फिर तीसरा टॉपिक आया, एक और मतलब एक और टॉपिक आ गया दूसरा, उसको भी आप हेडिंग 2 दोगे। उसी तरह से दूसरे चैप्टर के अंदर भी जितने भी टॉपिक्स आएंगे उनको आप हेडिंग 2 दोगे। फिर टॉपिक के अंदर कोई सब टॉपिक आ रहा है उसको आप हेडिंग 3 दोगे, और हर एक चैप्टर में जितने भी सब टॉपिक्स हैं उनको आप हेडिंग 3 दोगे। इस तरह से मैक्सिमम 10 लेवल ऑफ हेडिंग्स तक आप राइटर के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हो। 10 से ऊपर लेवल ऑफ हेडिंग्स को वो नहीं लेता है अपनी टेबल ऑफ कंटेंट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस नाम का फीचर अवेलेबल होता है एक टेबल ऑफ कंटेंट्स में। उसका क्या यूज है? उसका ये यूज है कि क्योंकि आपने ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाई है तो सारी की सारी चीजें उसमें पहले से ही अपने आप लिख के आई हुई है, चैप्टरों का नेम, पेज नंबर, ये सब। अगर आप प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस को टिक नहीं करोगे, यानी कि इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट नहीं करोगे, तो क्या होगा? आप इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को प्यार से आराम से चेंज भी कर सकते हो। यानी कि चैप्टर का नेम अगर लिखा हुआ है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, और पेज नंबर 4 लिखा हुआ है, तो आप खुद से 4 को मिटा के 5 कर सकते हो। खुद से भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो टाइप करके। लेकिन अगर आपने प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस को टिक किया हुआ है तो आप इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में कोई भी मॉडिफिकेशन टाइप करके नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? आप बुक में कोई भी चेंजेस करोगे फिर आप इसको अपडेट कर सकते हो, तो इसका डेटा अपडेट हो जाएगा। तो अगर आपने प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस का यूज किया है तो आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स बहुत ही सेफ रहेगी और सुरक्षित रहेगी। ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। सो द बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस सिलेक्टेड होता है। ये किसी भी एक्सीडेंटल चेंज से हमारी टेबल ऑफ कंटेंट को बचाता है। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे देन द कंटेंट्स ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट कैन बी चेंज्ड डायरेक्टली ऑन द डॉक्यूमेंट पेज जस्ट लाइक एनी अदर टेक्स्ट ऑन डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट होता है उसी की तरह आप सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट्स को एडिट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है नेम एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर लाइन। तो इसको समझने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको कि ये जो प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस था ना, ये आपका टाइप टैब के अंदर होता है। अच्छा भैया, टाइप क्या हो गया? ये क्या है? समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, देखो समझाता हूँ। जब भी आप किसी भी टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट करते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है जिसके अंदर बहुत सारे टैब्स होते हैं, जैसे कि टाइप टैब, एंट्रीज टैब, बैकग्राउंड टैब, कॉलम्स टैब, स्टाइल्स टैब। ठीक है, तो इस तरह से 5 टैब वहां पे होते हैं, जिनमें से सबसे पहले होता है टाइप टैब, जिसके अंदर हमें प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस हो गया, टेबल का नेम हो गया, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, हेडिंग्स का लेवल भी आप उसमें सेट कर सकते हो, ये कितनी हेडिंग्स तक आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनानी है, जो कि मैक्सिमम 10 रख सकते हो आप। तो ये सारी चीजें आपको टाइप टैब के अंदर मिलती हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये है आपका एंट्रीज टैब का। ठीक है, टाइप टैब के बाद आता है आपका एंट्रीज टैब, जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर लाइन नाम की चीज होती है, उसके आपको 4 एलिमेंट्स बताने हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, बता देंगे। तो कुछ उसमें एलिमेंट हो जैसे कि एलएस हो गया, जिसका मतलब होता है स्टार्ट ऑफ हाइपरलिंक, एलई का मतलब होता है एंड ऑफ हाइपरलिंक, हैश का मतलब होता है पेज नंबर, एनएस यानी कि नंबरिंग, ई मतलब एंट्री, टी यानी कि टैब स्टॉप। तो ये सारे एलिमेंट्स आप स्ट्रक्चर लाइन में यूज करते हो। फायदा क्या है इसका? फायदा ये है कि जो भी एलिमेंट आप स्ट्रक्चर लाइन पे ऐड करोगे वो एलिमेंट आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी अपने आप आ जाएगा। यानी कि स्ट्रक्चर लाइन से अगर आपने कुछ डिलीट कर दिया, जैसे आपने हैश जो है ना वो स्ट्रक्चर लाइन से हटा दिया, डिलीट कर दिया, गायब कर दिया, तो क्या होगा? टेबल ऑफ कंटेंट्स में से आपके पेज नंबर्स गायब हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम? जैसे कि मान लो कोई चैप्टर है, तो चैप्टर का जो नेम है ना उसमें तो आपको पेज नंबर चाहिए। ठीक है, और जो चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उनमें आपको पेज नंबर नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें साइड में लेवल का ऑप्शन होता है कि जिस भी लेवल ऑफ हेडिंग के लिए आपको अप्लाई करना है वो कर सकते हो। जैसे लेवल 1 में होगा आपका चैप्टर, तो चैप्टर में तो आपने हैश को इंक्लूड किया हुआ है स्ट्रक्चर लाइन में। लेकिन आप लेवल 2 को सेलेक्ट करोगे जो कि टॉपिक्स के लिए है, उसमें आप हैश वाले बटन को वहां से गायब कर दोगे, डिलीट कर दोगे। तो उससे क्या होगा कि टॉपिक्स का पेज नंबर नहीं आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स में इंक्लूड होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना स्ट्रक्चर लाइन का कंसेप्ट? ठीक है, याद रखना ये सारी चीजें। एमसीक्यू में पूछ सकता है सीधा कि एलई का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ स्टाइल स्टेप बताना है अब आपको। यहाँ पे स्टाइल स्टेप की हेल्प से आप कोई भी स्टाइल अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स में अप्लाई कर सकते हो किसी भी लेवल पे। ठीक है, अच्छा, कौन सी टाइप की स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल होती है? हमें यहाँ पे हमें मिलती है सारी की सारी पैराग्राफ स्टाइल्स। तो आप यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट्स। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ कॉलम्स टैब, तो आप इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स बता सकते हो। जैसे आपने 2 कर दिया तो आधी टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐसे इधर बन जाएगी और आधी टेबल ऑफ कंटेंट्स इधर बन जाएगी। तो नंबर ऑफ कॉलम्स आप यहाँ से
सेट कर सकते हो कॉलम्स टैब से। लास्ट है आपका बैकग्राउंड टैब। तो अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो कैसे चेंज करोगे? सो आपको राइट क्लिक करना है टेबल ऑफ कंटेंट्स पे और एडिट इंडेक्स पे क्लिक करना है। भैया ये तो आप बोल रहे थे बैकग्राउंड टैब पे जाना है। अरे बैकग्राउंड टैब पे जाने का तरीका बता रहा हूँ ना। ये जो टाइप टैब हो गया और ये सारे टैब्स हो गए, इन पे आप जाओगे कैसे वो तो बता दो। अभी आपने बोला था कि जब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को बनाते हैं तो सबसे पहले यही आते हैं। ठीक है, आ गए। फिर आप ये क्यों बता रहे हो दोबारा? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने एक बार टेबल ऑफ कंटेंट्स बना दी, खत्म कर दिया। अब आपको वापस से टाइप टैब पे जाना है तो कैसे जाओगे? बैकग्राउंड टैब पे जाना है, स्टाइल्स टैब पे जाना है, कैसे जाओगे? राइट क्लिक करोगे टेबल ऑफ कंटेंट पे और एडिट इंडेक्स पे क्लिक करोगे। वहां पे जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसका नाम है टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स या बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स। ये है उसका नाम। ठीक है पूरा। इसमें आप बैकग्राउंड टैब पे जाओगे और वहां पे आप जो भी कलर या फिर ग्राफिक चूज करना है चूज कर लो, ओके पर क्लिक कर दो। आप वहां से कोई भी बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर आपने जो बैकग्राउंड लगाया हुआ है उसको हटाना है तो वहां पे आप नन पे क्लिक कर दोगे तो बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना, बैकग्राउंड हटाने के लिए वहां पे नन नाम का एक ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक कर दो। चलिए, यूज ऑफ टेम्पलेट्स आपको हमें बताना है राइटर के अंदर। तो टेम्पलेट क्या होता है? एक प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके पास बहुत सारी स्टाइल्स और बहुत सारी फॉर्मेटिंग पहले से ही लगी हुई मिलती है, जिसको आप यूज कर सकते हो दूसरे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको अपना बायोडेटा बनाना है, रेज्यूमे बनाना है, तो रेज्यूमे का एक टेम्पलेट आप ले लेंगे पहले से ही और उसकी हेल्प से आप खुद का रेज्यूमे बना सकते हो। और कह सकते हैं और एक चीज हो सकती है, आपको कोई बिल बनाना है, इनवॉइस बनाना है, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो टेम्पलेट्स का। चलिए, सो ये एक प्रीसेट लेआउट है दैट हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्रोफेशनल एंड फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स इजीली। ठीक है, समटाइम्स देयर इज नीड टू कॉपी स्पेसिफिक कंटेंट इंक्लूडिंग graphics such as logo of the company, image of product such as taglines of the product or company, legal notices or even headers and footers and multiple documents। जब आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीजें इंसर्ट करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि लोगो हो गया या फिर टैगलाइन हो गई, लीगल नोटिस हो गया, हेडर फुटर, तो आप बार बार ऐड करने के बजाय एक टेम्पलेट बना सकते हो और उस टेम्पलेट की हेल्प से कितने भी डॉक्यूमेंट्स आप बाद में क्रिएट कर सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ एडिंग एंड देन फॉर्मेटिंग वी कैन यूज टेम्पलेट्स। चलिए, 37th क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन वी ओपन द टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स। तो टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स को ओपन कैसे करते हैं? सिंपल सा स्टेप है, फाइल मेन्यू पे जाओ, टेम्पलेट्स पे जाओ और मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करो। अब आपका टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अगर आपको डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट करना है तो वो भी आप यहीं से करते हो। ठीक है। डिफॉल्ट टेम्पलेट क्या होता है कि जब भी आप राइटर को ओपन करोगे तो पहले से ही जो टेम्पलेट खुल के आए बाय डिफॉल्ट, उसी को हम डिफॉल्ट टेम्पलेट बोलते हैं। एक चीज याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है कि बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है राइटर का वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि हमेशा डिफॉल्ट टेम्पलेट तो खुलेगा ही जब आप राइटर को ओपन करोगे। लेकिन अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट टेम्पलेट नहीं बता रखा राइटर को तो वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ही यानी खाली डॉक्यूमेंट को ही एज अ टेम्पलेट कंसिडर करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए क्या करते हैं, फाइल मेन्यू में जाके टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे और मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे। चलिए, डिफॉल्ट टेम्पलेट कैसे हम सेटअप करेंगे वो समझ लेते हैं। सो ये मैंने बता दिया आपको, ब्लैंक डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट होता है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद आपको टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, जो कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था, फाइल टेम्पलेट्स और मैनेज टेम्पलेट्स जाके, या फिर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज करके अपना टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर टेम्पलेट पे राइट क्लिक करना है जिसको आपको डिफॉल्ट सेट करना है, यानी कि जो भी टेम्पलेट आप डिफॉल्ट सेट करना चाह रहे हो उस पर आप सीधा राइट क्लिक कर दो। उसके बाद एक पॉपअप मेन्यू आता है जिसमें आप सेट एज डिफॉल्ट ऑप्शन को चूज करते हो, तो वहां पे डिफॉल्ट का आइकन भी बन के आ जाएगा उस पर्टिकुलर टेम्पलेट के पास। एक बार मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करवाता हूँ इसको। जैसे क्या होता है ना कि जो आपका टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स होता है उस वो इस तरह से दिखता है, कुछ इस तरह से दिखता है, उसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, इस तरह से टेम्पलेट्स उसमें बने होते हैं। तो आपको जिसको भी डिफॉल्ट बनाना है उस पर आप क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, सेट एज डिफॉल्ट करोगे तो उसके पास में एक डिफॉल्ट का साइन भी बन के आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये काम करता है चीजें। आगे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ ट्रैक चेंजेस फीचर। तो जो आपका ट्रैक चेंजेस फीचर अवेलेबल होता है आपके राइटर में, इसका क्या फायदा है, क्यों ये काम का है? तो मान लीजिए मैं अपनी एक फाइल है, मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ किसी और के साथ, और हम दोनों लोग मिलकर काम करना चाहते हैं उस पर। तो क्या होगा कि मान लीजिए जो मैंने अपना डॉक्यूमेंट था उसमें सबसे पहला मैंने वर्ड लिखा हुआ था ABC,
और मैंने जिसके साथ अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर रखा है उसने लिख दिया उसमें XYZ, ठीक है। लेकिन जब मैं बहुत दिनों बाद अपने डॉक्यूमेंट को वापस चेक करूंगा तो मैं देखूंगा यहाँ पे XYZ लिखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा यार कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो इसने चेंज किया है, मेरे डॉक्यूमेंट पे कुछ चेंजेस हुए हैं और मैं देखना चाहता हूं कि क्या बदलाव किए गए हैं मेरे डॉक्यूमेंट में, पहले क्या था और अब क्या है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रैक चेंजेस फीचर का। इसका ये फायदा है कि आप ट्रैक करते हो जो भी चेंजेस आपके शेयर्ड यूजर्स ने किए हुए हैं वो आप ट्रैक कर सकते हो और उनको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हो, यानी कि आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप ये वाला जो चेंज हुआ है एबीसी से XYZ लिखा गया है इसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हो। आगे समझ में देखो, ट्रैक चेंजेस इज अ पावरफुल टूल दैट मेक्स द प्रोसेस ऑफ कमेंटिंग, एडिटिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट इजी बिटवीन मल्टीपल यूजर्स। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय वन यूजर नीड्स टू बी रिव्यूड एंड एडिटेड बाय सेल्फ या फिर अदर यूजर्स को वो रिव्यू करना अगर पड़ता है। सो इफ एनी मॉडिफिकेशन आर मेड इन द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट माइट गेट लॉस्ट। अगर आप उसको बिना ट्रैकिंग के उसको चेंजेस करते हो उसमें तो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट था वो हमारा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम ट्रैक चेंजेस फीचर का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि आप सारे के सारे चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हो जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। आप हर एक चेंज को या तो एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हो। कौन कर सकता है? केवल ओरिजिनल ऑथर ही इसको कर सकता है। चलिए, सो स्टेप्स बतानी है आपको प्रोटेक्ट द डॉक्यूमेंट के। प्रोटेक्टिंग का मतलब क्या है कि आप केवल ऑथोराइज्ड यूजर को ही पावर दे रहे हो चेंजेस को ट्रैक करने की। सो आपको क्या जाना है, एडिट मेन्यू पे जाना है, ट्रैक चेंजेस पे जाना है, प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। वहां पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा एक डायलॉग बॉक्स में, या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप प्रोटेक्ट ट्रैक चेंजेस बटन पे क्लिक कर सकते हो जो कि ट्रैक चेंजेस टूल बार में अवेलेबल होता है। या तो आप एडिट मेन्यू पे जाके ऐसे कर दो, या फिर ट्रैक चेंजेस टूल बार में जाके आप प्रोटेक्ट ट्रैक चेंजेस पे क्लिक कर दो, एक ही बात है। फिर आपको पासवर्ड डालना है, आपको 2 बार डालना पड़ता है, पहले एक बार डालोगे फिर कंफर्म करके दूसरी बार डालोगे, फिर आप ओके पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो पासवर्ड है वो सेटअप हो जाएगा। राइट स्टेप्स टू रिकॉर्ड द चेंजेस व्हाइल शेयरिंग। तो अगर आपको चेंजेस को रिकॉर्ड करना है तो वो कैसे आप करोगे, तो एडिट मेन्यू पे जाके ट्रैक चेंजेस पे जाके आपको रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। प्रोटेक्ट के लिए हम क्या करते थे, एडिट पे जाके ट्रैक चेंजेस पे जाके हम प्रोटेक्ट पे क्लिक करते थे, तो वहां से हम पासवर्ड को लगा सकते थे। यहाँ पे आप रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका कोई है? जी बिल्कुल है, आप टूल बार में जाके रिकॉर्ड बटन पे क्लिक कर सकते हो। तीसरा तरीका कोई है? बिल्कुल है, शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, इससे भी आप चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हो। चलिए, तो जब आप रिकॉर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हो तो ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन हो जाता है। अब कोई भी कैरेक्टर जो डिलीट होगा वो स्ट्राइक के थ्रू में दिखेगा, यानी कि जो भी चीज आप डिलीट कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट से वो कुछ इस तरह से कटी हुई दिखेगी एक लाइन से स्ट्राइक थ्रू में। एंड एनी कैरेक्टर एडेड जो भी आप टाइप करोगे अलग से विल बी शोन इन डिफरेंट कलर, वो डिफरेंट कलर में आपको दिखाई देगा। So, also when you place the mouse pointer on any of these changes, a tooltip is displayed giving details of the author, change made and date and time of change done. तो टूल टिप क्या होती है? जो चीज कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो लिख के आता है जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे हवर करते हैं माउस से, यानी कि मैं किसी भी ऐसी चीज पे अपने माउस के पॉइंटर को लेके गया जो कि चेंज्ड है, जिसमें कुछ बदलाव किए हैं, तो एक कुछ टेक्स्ट लिख के आएगा मेरे पास जिसमें लिखा होगा कि क्या चेंज हुआ है, किसने चेंज किया है, किस डेट को और किस टाइम पे चेंज किया है। तो ये सारी चीजें टूल टिप के अंदर हमें दिखाई देती हैं। क्या करना होता है, हमें बस माउस को लेके जाना है वहां पे चेंज के ऊपर, वो अपने आप दिखा देगा। चलिए, शॉर्टकट की, अरे यार फिर से आ गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, मैंने पहले क्वेश्चन बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द यूज ऑफ कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। तो कंपेयरिंग का क्या यूज है? कंपेयरिंग का यूज है कि आपके पास मान लीजिए एक अलग से फाइल है जिसमें क्या कहते हैं, चेंजेस होने के बाद वाला डॉक्यूमेंट है और एक चेंजेस होने से पहले का डॉक्यूमेंट है। अगर आप चेंजेस को रिकॉर्ड करना ही भूल गए तो आप कंपेयरिंग का यूज कर सकते हो कि एक आपकी ओरिजिनल फाइल ले ली, एक आपकी दूसरी फाइल ले ली, दोनों को आप कंपेयर कर लो और आप देख सकते हो आराम से कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो modified documents can be compared with the original to check the changes and then accept or reject them. Once the reviewers have made the changes and given their comments, the writer allows to compare the original document with the reviewed document and then choose the options that suits the best. तो आप ओरिजिनल को रिव्यूड के साथ कंपेयर कर सकते हो और जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट रिजेक्ट ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे हमारा खत्म होता है कंटेंट इस चैप्टर का। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे थे मैंने सारे करा दिए हैं। लीक वीक जैसी कोई चीज नहीं होती है, कोई पेपर लीक नहीं होता है कहीं भी, ठीक है। और आप पढ़ाई पे ध्यान दो, मेहनत करो यार,
ऑल द बेस्ट।